तो स्टार्ट करते हैं फिर सेक्शन 1 की, जहाँ पर हम फोकस करेंगे आईटी सिस्टम्स के आर्किटेक्चर्स को समझने पर। हम देखेंगे कि आईटी वर्ल्ड में कौन से सिस्टम्स कॉमन होते हैं, कैसे ये एक साथ काम करते हैं और कैसे ये आर्किटेक्चर एक कंप्लीट आईटी एनवायरनमेंट बनता है। ये फाउंडेशन सेक्शन है हमारा, क्योंकि सेक्शन 2 में हम मूव करेंगे ओटी सिस्टम्स की तरफ और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के। फिर ओटी में कौन से सिस्टम्स होते हैं, कौन से इंडस्ट्रियल डिवाइसेस होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके आर्किटेक्चर पर चर्चा करेंगे। तो जब आप आईटी सिस्टम्स को अच्छी तरह समझ लेंगे तब आप इजीली पैरेलल ड्रॉ करके, कंपैरिजन करके आप ओटी सिस्टम्स के स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझ पाओगे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के ज़रिए। और ये समझना क्रिटिकल भी है, क्योंकि जब आपको आईटी सिस्टम्स कैसे काम करते हैं ये समझ में आता है तो आप उनकी सिक्योरिटी अच्छे से कर पाते हो, राइट। वैसे ही जब आपको ओटी सिस्टम्स और उनके आर्किटेक्चर्स या उनके डिवाइसेस के बारे में जब ज़्यादा पता चलता है, ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, तभी आप उनके सिक्योरिटी इफेक्टिवली डिज़ाइन कर पाओगे। तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ पर आपको फायरवॉल एनफोर्समेंट बाउंड्रीज लगानी है और कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल्स सच में मीनिंगफुल हैं आपके ओटी एरिया में। तो चलिए सेक्शन 1 की शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन 1 की शुरुआत कर रहे हैं हम कुछ फंडामेंटल्स के साथ, जैसे कि हम इस स्लाइड पर डिस्कस करेंगे कि सिस्टम होता क्या है। तो एक सिस्टम को अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से डिस्कस करो तो एक सिस्टम एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है जो एक कॉमन पर्पस के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिलकर एक काम कंप्लीट करती हैं और वो सिस्टम होता है। तो अगर हम आईटी एग्जांपल लें तो एक सिंपल एग्जांपल है आपका लैपटॉप, राइट। आपका लैपटॉप एक सिंगल ऑब्जेक्ट ज़रूर लगता है, लेकिन एक्चुअली वो एक कंप्लीट सिस्टम है। हार्डवेयर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपके पास आपके लैपटॉप की बॉडी है, प्रोसेसर है, मेमोरी चिप्स हैं, स्टोरेज है। और सॉफ्टवेयर साइड पे देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउज़र है, एप्लीकेशंस है। और ये सब कंपोनेंट्स एक सेट में मिलकर आपको एक यूज़फुल काम करने में हेल्प करती हैं। तो एक कॉमन पर्पस अचीव करने के लिए साथ मिलकर हार्मनी में काम करती हैं। तो सिस्टम को फिर एक डेफिनेशन में यही बोला जाता है कि एक सेट ऑफ थिंग्स होते हैं जो साथ मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट ओटी वर्ल्ड में भी अप्लाई होता है। वहाँ पर भी सिस्टम्स बनाए जाते हैं, जैसे पंप्स, वाल्व, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, पीएलसीज और एचएमआई से सब मिलके एक फिजिकल प्रोसेस को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। और अगर आपको याद होगा, मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था मेरे घर का, जहाँ पर मैं वाटर टैंक सिस्टम का आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जहाँ पर मैंने एक सेंसर, एक मोटर और कुछ पाइप्स हैं और कुछ एक्चुएटर्स हैं जो साथ में मिलकर एक छोटे से ओटी सिस्टम को बना रहे हैं जो ऑटोमेटिकली वाटर ट्रांसफ़र करने में मुझे हेल्प करता है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स साथ में मिलकर एक फिजिकल प्रोसेस रन कर रहे हैं वहाँ पर। तो आपका लैपटॉप अगर एक आईटी सिस्टम का एग्जांपल है, तो मैंने जो आपको एक मेरे घर का ओटी सिस्टम का एग्जांपल दिया था वो एक ओटी सिस्टम का एग्जांपल है। बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड है, लेकिन एक ओटी सिस्टम का एग्जांपल है जहाँ पर सेंसर, मोटर, एक्चुएटर सब मिलकर एक फिजिकल प्रोसेस यानी कि पानी भरने की प्रक्रिया को कंप्लीट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। अब जब हमने समझ लिया है जनरल तौर पर एक सिस्टम क्या होता है, चलिए अब बात करते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर की। तो आईटी सिस्टम्स के एग्जांपल्स को देखने से पहले हम थोड़ा सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ तो आर्किटेक्चर एक ब्लूप्रिंट होता है, एक डिज़ाइन जो बताता है कि सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स कैसे अरेंज्ड हैं और कैसे एक साथ काम करते हैं। तो जब हम कहते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर, इसका मतलब होता है एक डेलिब्रेट डिज़ाइन जहां कंपोनेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है ताकि वो एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव कर सके। उदाहरण के तौर पर आईटी में अगर हम एक वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर देखें तो आपको जनरल लेवल पर 3 लेयर्स मिलेंगी। एक डेटाबेस लेयर, एक एप्लीकेशन सर्वर जो लॉजिक हैंडल करता है, और एक फ्रंट एंड लेयर जिसे यूज़र यूज़ करके एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करता है। और ओटी वर्ल्ड में भी आपको एक कंट्रोल सिस्टम आर्किटेक्चर मिलेगा जहां सेंसर्स डेटा देते हैं पीएलसीज को और पीएलसी एक्चुएटर्स को कमांड भेजते हैं ताकि फिजिकल प्रोसेस कंट्रोल हो सके। और इन आर्किटेक्चर्स को
डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स भी हैं, जैसे कि टोगाफ और जैकमैन फ्रेमवर्क। ये एब्स्ट्रक्शन लेवल्स डिफाइन करते हैं। सो अगर टॉप लेवल बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके लिए फिर कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ होगा, उनके लिए एक अलग फ्रेमवर्क होता है। और अगर आपको डिटेल्ड टेक्निकल आर्किटेक्चर बनाना है, टेक्निकल इंजीनियर्स के लिए जिनको टेक्निकल नॉलेज है और जिनको लो लेवल डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए आप डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज़ करोगे। तो ऐसे अलग अलग फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं टोगाफ और जैकमैन जैसे, जो आपको डिफरेंट एब्स्ट्रक्शन लेवल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अच्छे से अपने सिस्टम आर्किटेक्चर लेवल को डिफाइन कर सको और रिप्रेजेंट कर सको अपने ऑडियंस के लिए। अब सवाल ये भी उठ रहा होगा आपके मन में इस स्लाइड पर कि हम सिस्टम आर्किटेक्चर को समझने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको ये क्लियरली पता नहीं होता है कि आपका ओटी या आईसीएस सिस्टम किस तरीके से डिज़ाइंड है, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि एनफोर्समेंट बाउंड्रीज कहाँ लगानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर फायरवॉल्स कहाँ लगाएं, नेटवर्क सेगमेंटेशन किस लेयर पर करें, कौन से एंड पॉइंट को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो ये सब आपको आर्किटेक्चर बताता है कि कौन सा कंपोनेंट सबसे वनरेबल है, कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आईटी में हमने बात की कि वेब एप्लीकेशन में फ्रंट एंड इंटरनेट पर एक्सपोज होता है, तो इसीलिए वो सबसे वनरेबल पॉइंट होता है और उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वैसे ही ओटी में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जहाँ पर अगर डेटा हिस्टोरियन का अगर हम एग्जांपल लें तो ये ओटी वर्ल्ड का डेटाबेस जैसा कंपोनेंट होता है जो प्रोसेस डेटा कलेक्ट करके आईटी सिस्टम्स जैसे कि ईआरपी या एसएपी को भेजता है। और क्योंकि ये डेटा हिस्टोरियन फिर आईटी और ओटी से बात करेगा, तो ये इसे एक हाई रिस्क कंपोनेंट बनाता है, तो हमें फिर इसे एक स्पेशल जोन में फायरवॉल के पीछे रखना चाहिए। तो ऐसे जब हम सेक्शन 2 में इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स की बात करेंगे और उनके आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तो जब हम उनके रिलेशनशिप्स को, कंपोनेंट्स, कुछ कॉमन कंपोनेंट्स को समझ जाएंगे, तो हमें फिर ओटी सिक्योरिटी डिज़ाइन करने में आसानी होगी। तो आशा करता हूँ इस स्लाइड पर आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल गया होगा आर्किटेक्चर का, सिस्टम आर्किटेक्चर्स का। अब हम आईटी सिस्टम्स के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि क्लाइंट बेस्ड सिस्टम्स, डेटा बेस्ड सिस्टम्स, सर्वर बेस्ड सिस्टम्स, आगे के स्लाइड्स पर, इस सेक्शन में। इस स्लाइड पर इतना ही। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल आर्किटेक्चर से, जो कि है क्लाइंट बेस्ड सिस्टम। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल होता है। ये कंप्यूटिंग का सबसे पुराना मॉडल था, स्पेशली जब पर्सनल कंप्यूटर्स एक नया कॉन्सेप्ट थे कंप्यूटिंग वर्ल्ड में। और इस मॉडल में सब कुछ एक ही डिवाइस पर होता था, आर्किटेक्चर बहुत सिंपल होता था, और एप्लीकेशंस, प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज सब लोकल होते थे। कोई सर्वर नहीं, कोई इंटरनेट डिपेंडेंसी नहीं। तो सोच लीजिए एक अर्ली स्टैंडअलोन डेस्कटॉप इसका एक परफेक्ट उदाहरण हो सकता है, जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और डेटा सब कुछ लोकल मशीन पर स्टोर्ड है। लेकिन इस आर्किटेक्चर के कुछ लिमिटेशंस और वल्नरेबिलिटीज भी थी, जैसे कि वीक या नॉन एग्जिस्टेंट ऑथेंटिकेशन। कई अर्ली सिस्टम्स जो कंप्यूटिंग वर्ल्ड में थे, कंप्यूटर जगत में थे, उनमें लॉगिन सिक्योरिटी या पासवर्ड्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं होते थे। और फिर डेटा इंक्रिप्शन भी नहीं होती थी। डेटा प्लेन टेक्स्ट में लोकल स्टोरेज में पड़ा होता था। अगर कोई सिस्टम को फिजिकली चुरा ले तो सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता था, एक्सपोज हो सकता था। और फिर फिजिकल डिवाइस रिस्क भी होता था कि अगर लैपटॉप, फ़ोन या एक्सटर्नल डिवाइस कोई चुरा ले तो उसमें स्टोर्ड डेटा भी पूरा कॉम्प्रोमाइज फिर हो जाएगा। तो ये फिजिकल डिवाइस रिस्क इनमें होता था। तो ये क्लाइंट बेस्ड सिस्टम सिंपल और सेल्फ कंटेन्ड थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी देते हैं कि जब सिक्योरिटी सिर्फ फिजिकल डिवाइस पर डिपेंडेंट होती है, तो डिवाइस लूज करने का मतलब है डेटा को लूज करना। और ये मॉडल कंप्यूटिंग का फाउंडेशन था। और फिर ये अर्ली जगत के सिस्टम्स होते थे कंप्यूटिंग वर्ल्ड में। इनका आर्किटेक्चर सिंपल होता था, लेकिन इनकी वल्नरेबिलिटीज भी उतनी ही ज़्यादा थी। और फिर इसी से इवॉल्व होकर हम आगे बढ़ते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरफ, जो कि है एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड पर आपको क्लाइंट बेस्ड सिस्टम, जो कि
अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग जगत के सिस्टम्स थे, उनके आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिली। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट एवोल्यूशन की तरफ सिस्टम की जगत में, सर्वर बेस्ड सिस्टम्स की तरफ या फिर क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स की तरफ। तो सर्वर बेस्ड सिस्टम्स, जिसे हम क्लाइंट सर्वर या मल्टी टियर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, इस मॉडल में नेटवर्क कनेक्शन ज़रूरी होता था, क्योंकि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से बात करते हैं और आपका वेब ब्राउज़र जब किसी वेबसाइट से कनेक्ट होता है तो ये एक परफेक्ट क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन का, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सिस्टम का। और टिपिकली फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये मल्टी टियर आर्किटेक्चर होते हैं, जहाँ पर फ्रंट एंड पे क्लाइंट होता है यानी कि ब्राउज़र, उसके बाद वेब सर्वर जैसे कि अपाचे या कोई और वेब सर्वर IIS वगैरह जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, फिर एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं जैसे कि PHP या जावा बैकएंड जहाँ बिजनेस लॉजिक होती है, और फिर फाइनली डेटाबेस सर्वर जहाँ सारा डेटा स्टोर होता है। और कुछ केसेस में आर्किटेक्चर सिर्फ 2 टियर होती है, क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर से बात करता है, लेकिन मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस में जनरली मल्टीपल टियर्स होती हैं। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हर टियर को अपने लेवल पर ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल एनफोर्स करनी चाहिए। अगर एक टियर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो अटैकर इजीली नेक्स्ट टियर में पिवट कर सकता है। और टिपिकल वल्नरेबिलिटीज यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क ट्रैफिक, वीक ऑथेंटिकेशन या फिर अनपैच्ड सॉफ्टवेयर या फिर लैक ऑफ एन्क्रिप्शन या पुअर बैकअप्स या फिर सफिशिएंट तौर पर लॉगिंग अवेलेबल नहीं, ये सारी वल्नरेबिलिटीज इन सिस्टम्स में आती हैं। और क्लाइंट सर्वर मॉडल ने कंप्यूटिंग को बहुत पावरफुल और स्केलेबल बनाया, लेकिन इसका अटैक सरफेस भी बहुत बड़ा कर दिया फिर। और इसीलिए ये क्रिटिकल है कि हम इन हर टियर्स को इंडिविजुअली सिक्योर करें और उनके बीच जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं इनको एनक्रिप्ट करें, और नहीं तो फिर एक सिंगल कॉम्प्रोमाइज पूरे सिस्टम को डाउन कर सकता है। और जैसे जैसे सिस्टम कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली होता है उसके ब्रीच का इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा होता है। तो फिर हर टियर के बीच में आपको फायरवॉल कंट्रोल्स, हर टियर पर नेसेसरी एंड पॉइंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स या फिर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ऐसी चीज़ें आपको लगानी चाहिए। तो इस तरह से जब आप एक सर्वर एक सिस्टम को आर्किटेक्चर ड्रॉ करते हैं और ऐसे समझते हैं लेयर्स के रूप में, तो आपको पता चलता है कहाँ पर एनफोर्समेंट बाउंड्रीज डालनी चाहिए और कैसे फिर हर लेयर पर आपकी ऑथेंटिकेशन एन्क्रिप्शन होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं इस सेक्शन के लास्ट आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि डेटाबेस सिस्टम्स। डेटाबेस सिस्टम्स किसी भी आर्किटेक्चर के सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, और जब भी हम डेटाबेस बोलते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, डेटाबेसेस बहुत ही हाई हैक वैल्यू कैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि डेटाबेसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर एक अटैकर डेटाबेस तक पहुंच जाए तो उसका पे ऑफ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि डेटाबेसेस में कस्टमर के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, पेमेंट डिटेल्स हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, और अगर OT वर्ल्ड की बात करूं तो प्रोडक्शन प्रोसेस का डेटा भी हो सकता है। ये सब डेटा अगर लीक हो जाए या फिर रैंसमवेयर के ज़रिए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो कंपनी के ऑपरेशंस और रेपुटेशन दोनों ही रिस्क में पड़ जाते हैं। और डेटाबेस सिस्टम्स को हम DBMS के ज़रिए एक्सेस करते हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए, जो डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज, स्टोर और मैनेज करता है। और हम लोग डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं कुछ बेसिक CRUD ऑपरेशंस के ज़रिए। CRUD यानी कि C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट और D फॉर डिलीट। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जिससे हम डेटाबेस के अंदर डेटा मैनेज करते हैं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है डेटाबेसेस के बारे में कि ये डेटाबेस सिस्टम्स जो हैं वो मल्टीपल यूजर्स को साइमल्टेनियसली डेटा एक्सेस करने के लिए अलाउ करते हैं, और यही कॉन्करेंसी फिर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज को भी लेकर आती है।
सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कुछ रिस्क्स ऑब्वियस हैं, जैसे कि वीक एक्सेस कंट्रोल और लैक ऑफ एन्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये दोनों ही डायरेक्टली डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज होने के रिस्क को बढ़ा देते हैं। और फिर वीक एक्सेस कंट्रोल और लैक ऑफ एन्क्रिप्शन के रिस्क के साथ साथ दो और सटल और बड़े डेंजरस रिस्क्स होते हैं डेटाबेस को लेकर, डेटाबेस सिस्टम में। एक है एग्रीगेशन रिस्क और दूसरा है इन्फरेंस रिस्क। एग्रीगेशन रिस्क क्या है? एग्रीगेशन रिस्क का मतलब है इंडिविजुअल डेटा पीसेस में आपको हार्मलेस लग सकता है, लेकिन जब उन्हें कंबाइन आप करते हो तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील कर सकता है। तो आज के एआई जैसे एरा में ये रिस्क और भी बढ़ गया है, क्योंकि एआई सिस्टम्स मल्टीपल डेटा सोर्सेस कंबाइन करके उनके हिडन पैटर्न्स को इजीली एक्सपोज कर सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे आपको एग्रीगेशन रिस्क बताऊं तो मान लीजिए एक हॉस्पिटल का डेटाबेस सिस्टम है, और इस डेटाबेस में एक टेबल में पेशेंट का आईडी है, दूसरे टेबल में ट्रीटमेंट कोड्स हैं, और अगर इंडिविजुअली कोई भी इन डेटा को एक्सेस करे, जैसे सिर्फ पेशेंट आईडी को या फिर सिर्फ ट्रीटमेंट कोड्स को, तो इंडिविजुअली ये दोनों ही हार्मलेस लग सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई अटैकर एआई यूज़ करता है और इन दोनों डेटा को कंबाइन करता है, तो वो पता कर सकता है कि कौन सा पेशेंट कौन से डिजीज़ की ट्रीटमेंट ले रहा है, और फिर ये डायरेक्ट वायलेशन होगा हिप्पा जैसे डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस का। तो अटैकर्स क्वेरी कर करके अलग अलग टेबल से डेटाबेस में से डेटा निकाल सकते हैं, और फिर एआई को यूज़ करके उनका पैटर्न, हिडन पैटर्न नोटिस कर सकते हैं, और फिर डेटा चुरा सकते हैं। अब उसके बाद आता है इन्फ्रेंस रिस्क। इन्फ्रेंस रिस्क थोड़ा अलग है। इसमें अटैकर इनडायरेक्टली गेस करता है रिस्ट्रिक्टेड डेटा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी डेटा रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन डिपार्टमेंटल एवरेजेस विजिबल हैं। जैसे कि कोई अगर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है तो समझ लीजिए उसका एवरेज है 30 या 40 लाख के बीच में सैलरी होगी यूजुअली आर्किटेक्ट्स को। तो ये एवरेजेस अगर विजिबल हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, तो अटैकर कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरीज अगर ऑलरेडी जानता है, तो वो फिर बाकी लोगों की सैलरीज भी इन्फर कर सकता है। एआई के टाइम में ये रिस्क और ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है, क्योंकि एआई ब्रूट फोर्स कॉम्बिनेशंस और कोरिलेशंस के ज़रिए बहुत फास्टली ये कोरिलेशन एस्टैब्लिश करके दे सकता है, और अटैकर को इन्फ्रेंस के ज़रिए रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करवा सकता है। और फिर आईटी और ओटी दोनों वर्ल्ड में ही डेटाबेसेस एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। आईटी में ये ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स या फिर सोशल मीडिया जैसे सिस्टम्स का बैकबोन बनते हैं, और ओटी में डेटाबेसेस के रूप में हिस्टोरियन सिस्टम्स मिलते हैं आपको, डेटा हिस्टोरियन सिस्टम्स, जो सेंसर की रीडिंग्स, अलार्म्स और रियल टाइम प्रोसेस लॉग्स, जो भी ओटी के डिवाइसेस हैं, ओटी के सिस्टम्स हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं। और अगर कोई अटैकर डेटा हिस्टोरियन को करप्ट कर दे तो ऑपरेटर्स को फॉल्स रीडिंग्स मिल सकती हैं, और वो फिर रॉन्ग प्रोडक्शन डिसीजंस ले सकते हैं, और फिर कुछ केसेस में सेफ्टी इंसिडेंट भी क्रिएट हो सकते हैं, या फिर प्रोडक्शन हॉल्ट हो सकता है। तो बॉटम लाइन ये है इस स्लाइड की कि डेटाबेस सिस्टम्स जो हैं वो एक हाई वैल्यू एसेट हैं, और जब भी आप सिस्टम के सिक्योरिटी बाउंड्रीज को डिज़ाइन कर रहे हो, तो डेटाबेस हमेशा हाईएस्ट सिक्योरिटी कंट्रोल जोन में होने चाहिए। अब सेक्शन 1 को एंड करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था सिस्टम आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट्स के साथ। हमने पहले समझा कि बेसिकली एक सिस्टम होता क्या है, और सिस्टम बेसिकली कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है जो एक कॉमन पर्पस अचीव करने के लिए हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि सिस्टम्स कभी आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के साथ डेटा और सर्विसेज को शेयर करते हैं, और ये कनेक्टिविटी फिर एफिशिएंसी बढ़ाती है, लेकिन साथ साथ ही अटैक सरफेस को भी बढ़ाती है। हमने जनरल लेवल पर सिस्टम आर्किटेक्चर को भी डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने कुछ आईटी के कॉमन सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया, कॉमन सिस्टम आर्किटेक्चर्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि क्लाइंट बेस्ड सिस्टम्स का आर्किटेक्चर जहाँ सब कुछ एक ही डिवाइस पर रन होता है, और फिर सर्वर बेस्ड सिस्टम्स जहाँ पर मल्टी टियर आर्किटेक्चर होता है, जहाँ क्लाइंट्स और सर्वर्स नेटवर्क के थ्रू
एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और इन्फॉर्मेशन अलग अलग कंपोनेंट्स में सेव होती है, ना कि लोकली एक ही डिवाइस पर। उसके बाद हमने फिर डेटाबेस सिस्टम्स को देखा, ये जाना कि डेटाबेस सिस्टम्स की हाई हैक वैल्यू क्यों होती है और अटैकर्स क्यों सबसे ज़्यादा डेटाबेस सिस्टम्स को टारगेट करना चाहते हैं। तो फिर इन तीनों आर्किटेक्चर्स को समझकर अब आपको एक सॉलिड फाउंडेशन मिल गई होगी आईटी सिस्टम्स की और जनरली सिस्टम्स की, कि कैसे सिस्टम्स काम करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उनमें क्या वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, और जनरल लेवल पर सिस्टम्स का आर्किटेक्चर कैसा दिखता है और इनको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये फाउंडेशन अब हमें प्रिपेयर करती है सेक्शन 2 के लिए, जहां हम आईटी वर्ल्ड से ओटी वर्ल्ड की तरफ मुड़ेंगे और हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स का आर्किटेक्चर कैसा होता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में कौन से सिस्टम्स होते हैं, कौन से कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स का आर्किटेक्चर कैसे होता है, और इनमें कौन से कंपोनेंट्स क्रिटिकल होते हैं, और ये आईटी सिस्टम से फंडामेंटली अलग क्यों है। तो चलिए फिर मुड़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं ओटी के वर्ल्ड को, आईसीएस।